Hi everyone, welcome to Toppers Notes. So in this lecture we are going to discuss institutions of higher learning and education in ancient India previous year questions based on NTA UGC NET paper 1. So हमारा पहला question है India has the highest number of students in colleges after right answer is USA. Next question is in which of the following categories the enrollment of student in higher education in 2010-11 was beyond the percentage of seats reserved. So right answer is option number 1 that is OBC students. अगला क्वेश्चन है which of the following are a minority institutions. पंजाब यूनिवर्सिटी जो कि पटियाला में है, ओस्मानिया यूनिवर्सिटी जो कि हैदराबाद में है, कश्मीर यूनिवर्सिटी जो कि श्रीनगर में है या फिर सेंट स्टीफेंस कॉलेज जो कि दिल्ली में है. सो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यानी कि 4 ओनली. Next is the Vercetin School of Understanding was popularized by German social scientists, American philosophers, British academicians या फिर Italian political analytics. So right answer है यहाँ पे option number 1 that is German social scientist. उनकी वजह से ही ये चीज जो है वो popularize की गई थी. The first virtual university of India came up in. So पहली यूनिवर्सिटी जो है वर्चुअल जो शुरू हुई थी वो कहाँ हुई थी? उत्तर प्रदेश में हुई थी. आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस ईयर में एग्जैक्टली कौन से डेट में इसको लॉन्च किया गया था. ओके. Which of the following universities has adopted the meta university concept? तो सबसे पहले कौन सी यूनिवर्सिटी ने मेटा यूनिवर्सिटी कॉन्सेप्ट को जो है अडॉप्ट किया था? वो है दिल्ली यूनिवर्सिटी. Next is which of the following are central universities? So central universities and state universities की list आपको पता होनी चाहिए. ये questions sure हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं. पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, विश्व भारती यूनिवर्सिटी, HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी या फिर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी. सो राइट आंसर है यहाँ पे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अलावा बाकी सभी यूनिवर्सिटीज सेंट्रल है. The maximum number of fake institutions or universities as identified by UGC in the year 2014 are the state union territory of. ठीक है. सो 2014 में सबसे ज्यादा फेक यूनिवर्सिटी सबसे ज्यादा फेक इंस्टीट्यूशंस कहाँ से कौन से स्टेट या यूनियन टेरिटरी से आए थे? वो आए थे उत्तर प्रदेश से. तो ये 2014 का डेटा है. 2021 2022 एंड आने वाला एग्जाम से पहले अगर 2023 की रिपोर्ट जारी हो जाती है तो ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए. नेक्स्ट इज the total number of central universities in India in April 2015 was. Right answer is option number D that is 43. So अब question ये आ सकता है कि total number of central university in India in December 2022 was. ठीक है. So ये questions को add करने का यही reason है कि आपको एक idea हो जाएगा कैसे questions पूछे जाते हैं. So current data क्या है उन questions से related ये आप लोग पढ़ करके जरूर जाइएगा. Next question is South Asia University is situated in which of the city? So right answer है New Delhi. Next question है which of the following statements are correct about deemed university? Deemed universities क्या होती है? They can design their own syllabus and course work. ठीक है. अपने अकॉर्डिंग ये अपना सिलेबस और कोर्स वर्क डिजाइन कर सकते हैं. जैसे चाहे वैसे पैटर्न को ये फॉलो कर सकते हैं और दे कैन फ्रेम देयर ओन गाइडलाइंस रिगार्डिंग द एडमिशन एंड फीस. ठीक है. सो फीस रिलेटेड एडमिशन रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं ये खुद से डिसाइड कर सकते हैं. बस इनको जो यूजीसी है वो ग्रांट देता है. इनका फाइनल रिजल्ट सिलेबस क्या पढ़ाना है कैसे करवाना है वो सब चीजें ये खुद कर सकते हैं. ओके. सो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी दैट इज 2 and 3 ओनली. ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे एक्चुअल में है ही नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज in which of the following ancient Indian universities the culture and civilization of just a second Tibet was built mainly through the writing of the scholars. So ये विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में आए थे. ठीक है. सो एंशियंट इंडियन यूनिवर्सिटी में जब भी हम बात करते हैं कि तिब्बतियंस का रूल था तो वहां पे विक्रमशिला है. इसी तरह से आपको पता होना चाहिए कि नालंदा में किनका कल्चर और सिविलाइजेशन फॉलो होता था. ठीक है.
जगदलला में किसका होता था और मिथिला में किसका होता था। ये सारी यूनिवर्सिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अ स्पेशल फोकस ऑन A special focus on the problems of examination system in India formed a part of which one of the following reports? So right answer is option number D, reports on standards of university education UGC 1965. Next question is uh, uh, during which year the present system of affiliation of colleges to the universities was introduced in India? So it was introduced in 1857. In which year the modern Indian University got established? So modern Indian University को कब establish किया गया था? 1857 में। ये देखो कितनी पुरानी यूनिवर्सिटीज हैं। So इसके अलावा और भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज की लिस्ट है, उनके ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, किस स्टेट में किस सिटी में एस्टैब्लिश इनको किया गया था, अब क्या ये वही सिटी में है या कहीं और शिफ्ट हो चुके हैं, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। In which era given below higher education in India got a setback? So कब ये setback हुआ था? ये हुआ था मुगल के समय में, जब मुगलों का राज हुआ करता था इंडिया में, उस समय पे हायर एजुकेशन जो है इंडिया में वो setback हुआ था, right? Next is the medium of institution in Vedic system of education has been in Sanskrit. Next question is the purpose of Gurukul system of education is to. So Gurukuls का क्या पर्पस होता था? To promote equality and excellence. Equality किस सेंस में यहाँ पे बोला गया है कि गुरुकुल में हर एक बच्चा अपने गुरु के घर में जाकर के रहता था। हर एक बच्चा, चाहे वो छोटे लेवल का हो, बड़े लेवल का हो, किसी भी कास्टिज्म यहाँ पे नहीं माना जाता था। सभी को एक जैसे ट्रीट किया जाता था, इक्वल एजुकेशन मिलती थी एंड उनको समानता और उत्कृष्टता के रूप में देखा जाता था कि कैसे हर एक लेवल के स्टूडेंट को इक्वल साथ में रख करके इक्वल लेवल की इंटेलिजेंस प्रोवाइड करवाई जा सके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, in post independence India, which one of the following committee or commission report deals with all levels of education? So किसने सभी एजुकेशन के लेवल पे डील किया था? ये था कोठारी कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following reports address the academic, technical and administrative problems of the examination system? So academic, टेक्निकल, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम एग्जामिनेशन सिस्टम से रिलेटेड जो भी थी हमारे देश में, उसको किसने एड्रेस किया? उसको किया रिपोर्ट ऑन स्टैंडर्ड्स ऑफ द एजुकेशनल सिस्टम 1965 ने। विच ऑफ द फॉलोइंग One second. Which of the following modes of admission was prevalent in Nalanda University in ancient times? So पुराने समय में नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में आपने सुना होगा। So यहाँ पे कौन सा मोड होता था एडमिशन लेने का? ये होता था एंट्रेंस एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, select the period in which India became a center of higher learning. ये है गुप्त पीरियड। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग से हिस्टोरिक प्लेसेस है एंड उनका डिसिप्लिन है। तक्षशिला, उज्जैन, सारनाथ या फिर अजंता। ठीक है। एस्ट्रोनॉमी, बुद्धिज्म, आर्ट, आर्किटेक्चर एंड पेंटिंग, मेडिसिन। सो यहाँ पे देखो हमें बताया है, कुछ स्थान बताए हैं, कौन सी जगह किस चीज से रिलेटेड है ये आपको बताना है। सो तक्षशिला है एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड। उसके बाद उज्जैन जो है, उज्जैन आपने देखा होगा, उज्जैन बुद्धिज्म से रिलेटेड है। ठीक है। उसके बाद आता है सारनाथ, ये है आर्ट, आर्किटेक्चर और पेंटिंग से रिलेटेड। अजंता जो है वो मेडिसिन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who among the following first took the initiative for appointing a university education commission during pre-independence period? So ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। राइट आंसर है लॉर्ड कर्जन। इन द एज ऑफ फोर वेदास, आपको पता है फोर वेद होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स वर एडमिटेड टू द वैदिक स्कूल्स आफ्टर परफॉर्मेंस ऑफ विच सेरेमनी अमंग द फॉलोइंग? सो फोर वेदास के समय पे वैदिक स्कूल्स में स्टूडेंट्स को एडमिशन दी जाती थी, किस सेरेमनी के बाद? ये थी उपनयन सेरेमनी। In order to meet the new demands of market economy and produce competent graduates
who can compete with their counterparts in international markets. The first and foremost change that needs to be introduced in the prevailing system of Indian higher education is, right answer is curriculum. Next question है, who among the following scholars carried back scriptures from Nalanda University and wrote about architecture and learning of this university? So किन students ने नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में जानकारी प्राप्त की एंड उसके आर्किटेक्चर और लर्निंग के बारे में लिखा? So वो है जुआन जांग जो कि चाइना से थे. The ancient Indian university known as the Chief Center for Advanced and Specialized Studies in Nyaya or Logic was Mithila University. Last question है, which one of the following groups of commission on education has been given chronologically in an order of year in which they were constituted? ठीक है, सो उसी सीक्वेंस में हमें अरेंज करना है जब इनको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था. पहली है कोठारी, उसके बाद है मुदलियार कमीशन, उसके बाद है राधा कृष्णन कमीशन. सो ये जितने कमीशंस अभी तक हमने पढ़े, आपने ऑप्शंस में जितने कमीशंस पढ़े, उनको कब एस्टैब्लिश किया गया था, किस जगह में ये थे, कब किया गया था, किसने किया गया था, ये सब आपको पता होना चाहिए. लास्ट क्वेश्चन है कमीशन एंड उसके रिकमेंडेशन से रिलेटेड, तो डायरेक्टली इसके आंसर पे जाते हैं. राधा कृष्णन कमीशन जो है ये इंटीग्रेटिंग सेकेंड एंड हायर एजुकेशन पे काम करता है. ठीक है, उसके बाद मुदियार कमीशन जो है ये करता है इंट्रोडक्शन ऑफ 3 years ऑफ सेकेंडरी एंड 4 years ऑफ हायर एजुकेशन सिस्टम. देन आता है हमारे पास कोठारी कमीशन, इट फोकस ऑन 3 years ऑफ डिग्री एंड 4 years ऑफ ऑनर डिग्री कोर्सेज. एंड लास्ट में आता है सैम पित्रोदा आयोग, यानी कि सैम पित्रोदा कमीशन, इट इज रिलेटेड टू रीस्ट्रक्चरिंग curriculum for multidisciplinary professionals. So that's all for today. Thanks for watching. Hi everyone, welcome to Toppers Notes. So here in this lecture we are going to discuss evolution of higher learning and research in post-independence India previous year questions based on NTA UGC NET paper 1. So हमारा पहला question है, which one of the following coordinates, promotes and funds research activities of all social sciences discipline? So social science field से related कोई भी research अगर करनी है तो उसको कोऑर्डिनेट करना, उसको प्रमोट करना एंड उसको फंड प्रोवाइड करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? ये होती है ICSSR न्यू दिल्ली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the premier organization established in India to deal with capacity building and research in planning and management of education in India and South Asia is, right answer is NUEPA. अगला क्वेश्चन है, through which act university grant commission came into existence? So university grant commission यानी कि UGC कौन से एक्ट के अंदर एग्जिस्टेंस में आया था? So right answer है 1956. This question is very important. Which discipline has the highest percentage of enrollment in higher education of India? Right answer is arts यानी कि कला. Next question, which of the following statements represent the main functions of UGC? UGC को कब लागू किया गया, क्या इसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या इसके रोल्स हैं, क्या इसके फंक्शंस हैं, ये आपको पता होना चाहिए. हर साल हर शिफ्ट में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं. सो यूजीसी के मेन फंक्शंस में रिकॉग्निशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस, क्या ये सही है? यस, बिल्कुल सही है. मेंटेनेंस ऑफ क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड, यानी कि यूनिवर्सिटी में एजुकेशन की क्या क्वालिटी है, क्या उनका स्टैंडर्ड है, ये सब चीजें यूजीसी ही मेंटेन करता है. अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर, ये बिल्कुल गलत है. गिविंग ग्रांट्स टू इंस्टीट्यूशन, इसका नाम ही है यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यानी कि यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस को ये ग्रांट प्रोवाइड कराता है. ओके. मेकिंग स्टेट गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट, गलत है ये. सो राइट आंसर है 1, 2 एंड 4, दैट इज ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, which of the following commission or committee in the post-independent India has paid attention to all the levels of education? So वो कौन सी कमेटी है जिसने आजादी के बाद हर एक एजुकेशन के लेवल पर जो है पूरा अटेंशन दिया था, पूरा ध्यान दिया था? तो ये है कोठारी कमीशन. ये जितने भी नाम आपके सामने है बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कमीशंस है ये, इनकी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए.
national curriculum framework was developed by which of the following? So it was developed by NCERT. Identify the Niti Aayog 3-year action agenda item related to the field of higher education. So यहाँ पे ऑटोनॉमी फॉर टॉप कॉलेजेस बिल्कुल सही। उसके बाद आता है रिफॉर्म ऑफ द रेगुलेटरी सिस्टम, यस। उसके बाद आता है तीसरा ऑप्शन एस्टैब्लिशिंग 3 सिस्टम ऑफ प्रोजेक्ट एंड स्कॉलर स्पेसिफिक रिसर्च ग्रांट्स, बिल्कुल सही, ये भी नीति आयोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो यहाँ पे नेक्स्ट है प्रमोशन ऑफ रिसर्च कल्चर, ये ऑप्शन गलत है। एंड नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ये ऑप्शन भी गलत है। सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड्स अ कॉमन प्लेटफॉर्म टू ऑल यूनिवर्सिटीज इंक्लूडिंग इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। सो ये है एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। सो इंडियन कॉन्टेक्स्ट के रिगार्ड में कौन सी स्टेटमेंट सही है? सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज वट एवर मे बी द डिग्री और डिप्लोमा, autonomous colleges can grant them under their own name but under the seal of an affiliated university. Next question is based on assertion reason. So qualitative research in India has a long way to go to reach international standards. इसमें बोला गया है कि qualitative research जो है इंडिया में, इसको बहुत मेहनत करनी है एक international standard तक पहुंचने के लिए। इसका कारण ये बताया गया है because the funding agencies do not support qualitative research in academic institutions. ठीक है, सो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है लेकिन रीजन जो है वो फॉल्स है। सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following institutions are empowered to confer or grant degrees under UGC Act 1956? So किन यूनिवर्सिटीज को ये पावर मिली थी? पहला है यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, राइट, ठीक है। सो यूजीसी एक्ट 1956 के अंडर ही ये आते हैं, यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश्ड बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। दूसरा है हमारे पास यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश्ड बाय द एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर। एंड लास्ट ऑप्शन है एन इंस्टीट्यूशन विच इज डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज education is the manifestation of perfection already in man, it was stated by। so education से related एक statement given है, आपको बताना है कि ये statement किसने दी है। ये बोली गई है स्वामी विवेकानंद के द्वारा। next is the gross enrollment ratio GER in institutions of higher education in India at present, यानी कि at 2015 is about what is about 19%। so GER का करंट रेशियो 2022 का रेशियो क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन बेस्ड ऑन असर्शन रीजन। सो इसमें बोला गया है द पर्पस ऑफ हायर एजुकेशन इज टू प्रमोट क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग एबिलिटी अमंग द स्टूडेंट्स, यानी कि हायर एजुकेशन को प्रमोट करना, इसका एक पर्पस क्या है कि वो क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग स्टूडेंट्स में प्रमोट करेगा, उसको बढ़ावा देगा। एंड इसका कारण ये बताया गया है दीज एबिलिटीज इंश्योर जॉब प्लेसमेंट, क्योंकि इन्हीं एबिलिटीज को अगर हम एनहांस करते हैं तो इससे क्या होगा, जॉब प्लेसमेंट्स हो सकती है, नौकरियों के लिए बच्चे योग्य बनते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल ट्रू है, बट ये जो कारण है ये इस असर्शन वाली स्टेटमेंट से मैच नहीं कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन वाज अपॉइंटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर AL मधुलैर। सो राइट आंसर इज 1952। लास्ट क्वेश्चन है द वॉशिंगटन अकॉर्ड एंड इंटरनेशनल अग्रीमेंट फॉर इंजीनियरिंग accreditation bodies has Indian representation through NBA। so that's all for today, thanks for watching। Hi everyone, welcome to Toppers Notes। So here in this lecture we are going to discuss Oriental conventional and non-conventional learning programs in India, previous year questions based on NTA UGC NET paper 1। So here is our first question, which of the following statements are correct about National Assessment and Accreditation Council? सो यहाँ पे हमें बताना है कि जो काउंसिल्स होती हैं जो नेशनल असेसमेंट और एक्रेडिएशंस देती हैं यूनिवर्सिटीज को, तो उसके रिगार्ड में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? ऑप्शंस आर इट इज एन ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन,
It is tasked with the responsibility of accessing and accrediting institutions of higher education. It is located in Delhi and it has regional offices. So right answer is option number B, that is of only 1 and 2. Second question is, which of the following organizations deal with capacity building program on educational planning? So ये most repeated question है. ओके, सो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम की जब भी हम बात करते हैं तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है NUEPA. नैक जो है वो क्रेडिट देता है. यूजीसी क्या है, ये कमीशन है. एंड एनसीईआरटी जो है ये एक स्कूल लेवल पे अगर हमें कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसके लिए एनसीईआरटी रिस्पॉन्सिबल होगा. कॉलेजेस को फंड देना ये सब चीजों के लिए यूजीसी रिस्पॉन्सिबल होगा. ओके, सो इस तरह से चीजें आपने याद रखनी है. तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है CIET स्टैंड्स फॉर. सो CIET का मतलब होता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, राइट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, which of the following statements are correct about distance education in India? सो डिस्टेंस एजुकेशन आपने सुना होगा जैसे कि इग्नू के थ्रू हम करते हैं. सो कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है? इट सप्लीमेंट्स फॉर्मल एजुकेशन, इट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, it replaces the formal education and it enhances access to education. So right answer है यहाँ पे option number C, that is 1, 2 and 4. उसके बाद फिर अब हमारा next question है, Which of the following are the demerits of globalization of higher education? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, इसी क्वेश्चन को घुमा करके पूछा जाता है. ओके, सो ग्लोबलाइजेशन जो हायर एजुकेशन में हो रही है उसके क्या क्या नुकसान है, क्या क्या उसके दोष है? एक्सपोजर ऑफ ग्लोबल करिकुलम. नेक्स्ट ऑप्शन है प्रमोशन ऑफ एलिटिज्म इन एजुकेशन. नेक्स्ट है कॉमोडिफिकेशन ऑफ हायर एजुकेशन एंड इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ एजुकेशन. सो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 2, 3 and 4. राइट, सो ऑप्शन नंबर 1 एक्सपोजर ऑफ ग्लोबल करिकुलम जो है वो बिल्कुल गलत ऑप्शन है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following are the goals of higher education in India? Access, equity, quality and excellence, relevance, value-based education, compulsory and free education. So यहाँ पे देखो हायर एजुकेशन के क्या क्या गोल्स हो सकते हैं. ये सभी के सभी बिल्कुल करेक्ट है, सिवाय किसके? सिवाय ऑप्शन नंबर 6 के. यानी कि इसमें मुफ्त एजुकेशन नहीं दी जा रही. आपको पता है कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि सब जगह फ्री एजुकेशन दी जाती है हायर लेवल पे, राइट. India has the largest higher education system in the world after. So India, ये क्वेश्चन देखो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी किया था, लेक्चर नंबर 2 में. वहां पे 2014 में ये क्वेश्चन था तो उसके डेटा के अकॉर्डिंग था. अभी 2018 में ये क्वेश्चन है. सो उस अकॉर्डिंग अगर देखें तो 1, 2, 3 and 4 ये सभी जो है, ये सभी हायर एजुकेशन सिस्टम्स जो है इंडिया इन सब के बाद आता है पूरे वर्ल्ड लेवल पे अगर हम बात करें. ओके, सो पहले आता है देखो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर चाइना, फिर यूके एंड देन इंडिया. ओके, यानी कि इंडिया 5th नंबर पर है था 2018 में. Which scheme of government of India was launched for the development of secondary education in public schools? So इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान. Next question is, which among the following envisaged a common educational structure like 10 plus 2 plus 3 as a common core in the curriculum program? तो आपको पता है कि अभी तक क्या था, 10 plus 2 plus 3 सिस्टम को हम फॉलो कर रहे थे. ये नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 में जो है बनाया गया था. सो 2020 तक हम इसी को यूज कर रहे थे. 2020 में क्या लागू किया गया? 2020 में NEP यानी कि न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया गया, जिसमें कि 10 plus 2 plus 3 सिस्टम को बदल दिया गया है. Which one of the following forms a necessary component of conventional education system in India? So learning from the teacher. Next question is, which one of the following 5 years plan of India has given special emphasis on education and manpower? So right answer है 4-5 year plan, fourth 5-year plan. Which of the following statements explain the concept of gross enrollment ratio? Most expected question है gross enrollment ratio के concept में के रिगार्ड में यहाँ पे कौन से स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है ये हमें बताना है. सो ऑप्शंस यहाँ पे हम देखते हैं.
total number of students divided by total number of population, total number of enrolled students of a particular age group divided by total population of that age group. ठीक है, सो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का ये बेसिक सा फॉर्मूला है जो कि आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, the main aim of the faculty recharge scheme of UGC was to address the shortage of faculty in higher education institution. Next is name and scheme which facilitates academic and research collaboration between Indian institutions and the best institution in the world. So right answer है SPARC यानी कि SPARC. 2019 का ही अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम इन हायर एजुकेशन. सो नॉन कन्वेंशनल और कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स दोनों आपको पता होने चाहिए, दोनों में डिफरेंस आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, सो नॉन कन्वेंशनल है यहाँ पे स्वयं. कन्वेंशनल का मतलब होता है पुराने जमाने में, यानी कि पहले से पारंपरिक तरीके से जो चीजें पढ़ रहे हैं. सो फेस टू फेस टीचिंग क्लासरूम में बहुत पुराने जमाने से होती है, ट्यूशन क्लासेस भी होती हैं, सेमिनार्स भी होते हैं. ये स्वयं पोर्टल जो है, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड, ये स्वयं की फुल फॉर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट है. ये एक न्यू लॉन्च किया गया है. ओके, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली एसोसिएटेड विद द डोमेन नेम ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. सो अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है तो .edu यूज होता है. जैसे हम गूगल पे सर्च करते हैं ना, जैसे आपने कर दिया, यहाँ पे देख सकते हो toppersnotes.com. ठीक है, .com जो लिखा है ये है कंपनी का डोमेन नेम. कोई ऑर्गेनाइजेशन होती तो ORG होता, कोई इंस्टीट्यूशन होता तो INST होता, एजुकेशनल है तो EDU होगा. गवर्नमेंट की बात की गई है. ठीक है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन अगर होगा. नेक्स्ट है, द स्कीम उन्नत भारत अभियान aims to link higher education institution in the country with at least 5 villages. Next is NMEICT is an acronym for National Mission on Education through Information and Communication Technology. Next question is, name the scheme which aims to create research ambience in the institutes by promoting research in engineering sciences. So right answer है RPS, that is Research Promotion Schemes. Next question is, रूसा यानी कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान aims to achieve the following in higher education system. सो रूसा का मेन एम हायर एजुकेशन में क्या क्या प्रोवाइड करवाना है? इक्विटी, एक्सेस एंड एक्सीलेंस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग एम्फेसाइज्ड दैट एजुकेशन नीड्स टू बी मैनेज्ड इन एन एटमोस्फेयर टू अटमोस्ट इंटेलेक्चुअल रीजन, सीरियसनेस and purpose and of freedom essential for innovation and creativity. So ये किस में बोला गया था? ये नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 में बोला गया था, जिसको कि अब न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के साथ बदल दिया गया है. चूज दी ओरिएंटल लर्निंग इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया फ्रॉम द फॉलोइंग. सो ओरिएंटल इंस्टीट्यूशंस में कौन से आते हैं? एशियाटिक सोसाइटी आती है, उसके बाद मद्रास संस्कृत कॉलेज आता है, उसके बाद आता है पौराणिक समाज यानी कि मेथेटिक सोसाइटी. Select the alternative features from the following which make open universities as non-traditional university. So non-traditional universities से related question है यहाँ पे. So right answer कौन सा होगा? Innovative method of teaching and learning, yes. Innovative method of admission, curriculum and evaluation, बिल्कुल सही. And modern communication techniques, right? Teacher friendly approach यहाँ पे ऐड नहीं की गई है. Next question है, according to GATS यानी कि General Agreement on Trade and Services, higher education should be a commodity in the global marketplace. Next question match the following से है. नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग से पूछा गया है. ठीक है, डायरेक्टली इसके आंसर पे जाते हैं. आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश में क्या है? आंध्र प्रदेश में नीति संरक्षण उद्यम है. ठीक है, उसके बाद आता है फिर हमारे पास गुजरात. गुजरात में क्या है? सुजलम सुफलम जल अभियान है. उसके बाद महाराष्ट्र. महाराष्ट्र में है हमारे पास जल युक्त शिविर अभियान.
एंड देन उसके बाद आता है राजस्थान। राजस्थान में हमारे पास मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान। सो फिर हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Next question is, which of the following come under the mandate of University Grant Commissions? So students, जैसा कि मैं आप लोगों को बहुत बार बता चुकी हूँ कि यूजीसी ये एग्जाम कंडक्ट करवाता है एंड यूजीसी से रिलेटेड बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि क्या इसके फंक्शंस हैं, क्या इसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, किन किन यूनिवर्सिटीज के लिए यूजीसी रिस्पॉन्सिबल होता है, किन को यूजीसी की तरफ से ग्रांट नहीं मिल पाता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो इसमें पूछा है कि मैंडेटरी कौन सी चीजें होती है यूजीसी के रूल्स के अंदर, क्या क्या चीजें ये करवाता है। पहला ऑप्शन है प्रमोट एंड कोऑर्डिनेट ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन। तो ये बिल्कुल सही है। किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ाई हो रही है उसको प्रमोट करना एंड उसमें कोऑर्डिनेशन होना इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें हैंडल करता है यूजीसी। दूसरा ऑप्शन है डिटरमाइनिंग एंड मॉनिटरिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ टीचिंग, एग्जामिनेशन एंड रिसर्च इन यूनिवर्सिटीज। सो ये ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा है ऑर्गेनाइजिंग कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी टीचर्स। सो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में टीचर्स को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे उनको प्रोफेशनल बनाना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी यूजीसी की नहीं होती है। अगला ऑप्शन है फ्रेमिंग रेगुलेशंस ऑन मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। एंड लास्ट यहाँ पे बोलता है डिस्टर्बिंग एंड रेगुलेटिंग ग्रांट्स टू द यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। ठीक है, सो यहाँ पे डिस्टर्बिंग नहीं है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिंग होगा, एक्चुअली मिसप्रिंट हो चुका है। सो डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड रेगुलेटिंग ग्रांट टू द यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। सो राइट आंसर यहाँ पे है ए बी डी ई, दैट इज ऑप्शन नंबर डी हियर इज द राइट आंसर। Next question is, the National Repository of Open Education Resources is managed by। So आपको पता होना चाहिए कि ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज जो होते हैं, नेशनल रिपोजिटरी जिससे रिलेटेड होती है, उसको कौन मैनेज करता है? उसको मैनेज करता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, NCERT। दैट इज ऑप्शन नंबर ए हियर इज द राइट आंसर। Hi everyone, welcome to Toppers Notes. So here in this lecture we will be discussing about professional, technical and skill-based education previous year questions based on NTA UGC NET paper 1. So हमारा पहला question है, Indian Institute of Advanced Study is located at, so right answer is Shimla. Question number 2 is, MC National University of Journalism and Communication is located at, it is located at Bhopal. Next question is, the Dada Saheb Phalke Award for 2013 has been conferred on Gulzar, that is option number 4. So ये 2013 का डेटा था। सेम क्वेश्चन 2019 में भी पूछा गया था, तो आपको लेटेस्ट डेटा जो है इस तरह से पता होना चाहिए। Which of the following universities has received the Visitors Award for the Best Central University in India in February 2017? So right answer है Jawaharlal Nehru University. Next question is, which of the following has been ranked the best college in the country 2017 as the National Institution Ranking Framework, that is NIRF. So 2017 में NIRF की रैंकिंग के अकॉर्डिंग मिरांडा हाउस जो कि दिल्ली में है ये रैंक 1 पे था। अभी 2022 की भी NIRF रैंकिंग जारी हो चुकी है एंड मैं आप लोगों को बता दूं स्टूडेंट्स कि 2022 में IIT टॉप पर आया है। टॉप 5 में IIT, IIM एंड IIS ही है। ये लिस्ट पूरी आपको पता होनी चाहिए। Next question is, from 2019, GIAN, that is Global Initiative of Academic Networks, has been launched by Government of India in order to encourage global scholars engage with their counterparts in India. Next question है, which of the following institutions was established as consequences to the closure of inter-university board brought in for promotion of cooperation among the universities in the field of education and allied areas? So right answer है यहाँ पे Association of Indian Universities. Next question is, brain drain problem which was domination in the middle of 20th century in India is indicative of which of the following aspects? So lack of adequate facilities for advanced study and research in India,
नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन है इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन एंड अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसर्च, दैट इज ऑप्शन नंबर ए हियर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग से है, यहाँ पे एक स्ट्रीम की लिस्ट दी गई है, दूसरी लिस्ट ऑफ कॉलेज कोर्सेज दिए गए हैं, प्रोफेशनल, एकेडमिक, टेक्निकल, स्किल बेस्ड। ओके, सो देखते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं जैसे मेडिसिन है, लॉ है, ये सारी। ठीक है, इंजीनियरिंग क्या आता है, ठीक है, उसके बाद कारपेंटिंग, स्विंग, आर्ट्स, कॉमर्स क्या है। जो एकेडमिक्स की अगर हम बात करें, एकेडमिक्स में कारपेंटिंग, स्विंग ये सब आता है। टेक्निकल कोर्सेज होते हैं इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर एक्सेट्रा, एंड स्किल बेस्ड होते हैं आर्ट्स एंड कॉमर्स से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द स्कीम विच एम्स टू एनकरेज सोशल साइंस रिसर्च इन पॉलिसी रिलेवेंट एरियाज सो एज टू प्रोवाइड वाइटल इनपुट्स इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन, implementation and evaluation. So it is related with ICSSR Impress. Next question is which one of the following institutional designs is not a part of Swayam launched by Government of India? So Government of India ने Government of India के अंडर जो स्वयं लॉन्च किया गया है, स्वयं क्या है, एक ऑनलाइन पोर्टल है हायर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। सो इसमें फिजिकल इंटरेक्शन नहीं है, इसमें ई ट्यूटोरियल है, ई कंटेंट है, फोरम डिस्कशन है। एक और है, ये क्या है, 4 क्वाड्रेंट्स है स्वयं के, 3 के नाम यहाँ पे दिए हैं, फोर्थ आपको बता देना है कमेंट करके। ओके, इंस्पायर स्कॉलरशिप इज इंटेंडेड बाय फंडिंग एजेंसीज, that is by Department of Science and Technology, that is DST. Next is which one of the following sequences correctly reflects the evolution of educational technology support in higher education? So right answer है यहाँ पे textbook supplementation, programmed learning material, modular material and online methods. Next question is which one of the following has been the basis for introduction of yoga in teacher training courses? So teacher training courses में अगर योगा इंट्रोडक्शन दी जाती है, so ये किसके दी जानी चाहिए, ये किसके अंदर आता है, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। सो आप देख सकते हो 1986 में जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन था, उससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं हमेशा। ये 2019 तक के क्वेश्चंस आते थे। 2020 के बाद किससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एनईपी 2020 के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि इसी का एक अपडेटेड वर्जन है। नेक्स्ट इज स्वयं से रिलेटेड 4 ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं, बेसिक्स है एंड उसकी डिस्क्रिप्शन है, एनपीआईएल, सीईसी, एनसीईआरटी, एनआईओएस, एनआईटीटीआर। ठीक है, सो आपको पता होना चाहिए कि स्वयं में 9 कोऑर्डिनेटर्स होते हैं। जैसे कि स्वयं में अगर स्कूल स्टूडेंट्स को पढ़ना है तो उनके लिए एनसीईआरटी रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, उनको फंडिंग देने के लिए यूजीसी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस तरह से 9 कोऑर्डिनेटर स्वयं के अंदर काम करते हैं, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आपको आता होगा इसका आंसर जरूर, राइट, क्योंकि यहाँ पे देखो एनसीईआरटी हमें पता है स्कूल का सिलेबस होता है, तो ये स्कूल एजुकेशन हो गया। सी को अगर आप फर्स्ट से ज्वाइन कर लेते हो तो इजीली आप आंसर यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट है डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं एजुकेशन से रिलेटेड एंड उसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे हमारे पास दी हुई है। ठीक है, सो बहुत इजी एंड बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। सो विद्वान, डिजी लॉकर, साक्षात एंड शोध गंगा। सो शोध का मतलब होता है रिसर्च, राइट, सो इसके थ्रू आप इजीली आंसर दे सकते हो। शोध गंगा मतलब ये है एक रिपोजिटरी फॉर फुल टेक्स्ट थीसिस, ई बुक्स एंड जर्नल। सो थीसिस वगैरह रिसर्च से रिलेटेड होती है, सो शोध का मतलब ही रिसर्च होता है। सो ऑप्शन नंबर डी को हम फर्स्ट से मैच करेंगे तो इजीली आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा एक्टिवली अगर आप ऑप्शंस को देखोगे तो यूजीसी नेट में बहुत इजीली हम आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, सो यहाँ पे देखो कौन सा स्टेटमेंट बोला गया है। पहला ऑप्शन बोलता है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, जिसको कि एनडीएल इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये एक 24/7 यानी कि 24 घंटे खुले रहने वाला ऑनलाइन स्टोर हाउस है, जिस फॉर ऑल एकेडमिक अवार्ड्स ड्यूली डिजिटाइज्ड एंड लॉन्च्ड बाय एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी
is an all digital library that stores information metadata about different types of digital content relevant to the citizens. So ये दोनों ही statements बिल्कुल गलत है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में. सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, with regard to DigiLocker, which of the following statements are correct? So DigiLocker के रिगार्ड में कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? It is digital locker system offered by government under Digital India program. बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है, बिल्कुल सही है ये. उसके बाद इट अलाउ यूजर्स टू एक्सेस देयर ई डॉक्यूमेंट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ फिजिकल लोकेशन. सो इमीडिएटली हमें अपने फिजिकली अपना जो डॉक्यूमेंट्स है वो साथ रखने की जरूरत नहीं है. इसमें क्या है, ई डॉक्यूमेंट्स हमारे होते हैं एंड कहीं पे भी कभी भी हम उसको यूज कर सकते हैं, कभी भी उसको एक्सेस कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द eggship scheme of the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship implemented by National Skills Development Corporation? So right answer है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना. Next question is based on assertion reason. Assertion बोलती है skill development is a key feature in every individual's life. यानी कि स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए हर एक इंडिविजुअल, हर एक पर्सन के लिए ये इम्पोर्टेंट है. इसका रीजन दिया गया है, एंड इंडिविजुअल हु वांट्स टू गेट एम्प्लॉयड नीड्स टू पोजेस गुड एजुकेशन ओनली. यानी कि एक अच्छा, अगर हम जॉब चाहते हैं, अच्छी नौकरी हम चाहते हैं, सो हमें एक अच्छी एजुकेशन ही होना सिर्फ जरूरी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं. तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल ट्रू है, रीजन इसका बिल्कुल गलत है. एजुकेशन के अलावा हमें और भी बहुत सी चीजें सीखना जरूरी है. So that's all for today. Thanks for watching. नेक्स्ट क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है, जो कि एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है. सो इसमें पहली स्टेटमेंट में बोला गया है इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज इज अ प्री कंडीशन फॉर अचीविंग इक्विटी इन एजुकेशन. एंड दूसरी स्टेटमेंट बोलती है इक्विटी इन एजुकेशन कैन बी अचीव्ड विदाउट इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोगों को पहले इक्विटी और इक्वालिटी में चीज डिफरेंस पता होनी चाहिए. इक्वालिटी का यहाँ पे मतलब है कि मेल एंड फीमेल को इक्वल स्टैंडर्ड्स की एजुकेशन देनी चाहिए. यहाँ पे सिर्फ मेल एंड फीमेल की बात नहीं होती, कई बार क्या होता है कैटेगरी वाइज, या फिर बहुत से आपने देखा होगा एजुकेशन में भी डिस्क्रिमिनेशन होता है कि इस जाति के लोगों को नहीं यहाँ पे पढ़ने दिया जाएगा, इस जाति के लोगों को यहाँ पे पढ़ने दिया जाएगा. इस तरह की चीजें जो होती है वो इक्वालिटी होती है. एंड इक्विटी होती है कि इक्वल लेवल पे उनको रखा जाएगा हर चीज को लेकर के. ठीक है, सो दो स्टेटमेंट्स आपके सामने थी, इसमें से पहली स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है एंड दूसरी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. Next question is NSQF will be assigned with international standard classification of occupations maintained by ILO. बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट यहाँ पे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई है. 2021 का ये क्वेश्चन है. अगला क्वेश्चन है, which of the following statements do not hold true with respect to the vocational education as per NEP 2020? So NEP का मतलब है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. मैंने आपको बताया था कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में लागू की गई है. हर साल इससे क्वेश्चन पूछा जाता है हर एक सीरीज में. ठीक है, सो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो वोकेशनल एजुकेशन के बारे में बात की गई है, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है. पहला है VUC डिग्री इंट्रोड्यूस्ड इन 2013 विल बी डिसकंटिन्यूड. ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है. एक्चुअल में ये गलत है, बट इस क्वेश्चन में क्योंकि नॉट पूछा है तो इस अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट करेक्ट है. दूसरा बोलता है लोक विद्या कोर्सेज विल रिप्लेस एग्जिस्टिंग वोकेशनल कोर्सेज. सो लोक विद्या कोर्सेज बिल्कुल सही बात है कि ये उसको कन्वर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे. सो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है. तीसरा है फोकस एरियाज फॉर वोकेशनल एजुकेशन विल बी चूजन ऑन स्किल गैप एनालिसिस विदाउट मैपिंग लोकल अपॉर्चुनिटीज. सो ये वाले ऑप्शन की अगर हम बात करें, ये ऑप्शन भी एक्चुअल में स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बट यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसे मैंने बताया तो यहाँ पे करेक्ट है. सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज A, B एंड C. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सार्थक इज व्हाट. तो सार्थक क्या है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इसकी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी गई है. जैसे इस वाली सीरीज में सार्थक की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछी गई है,
एक और शिफ्ट है जिसमें कि सार्थक की फुल फॉर्म पूछी गई है एंड किसने इसको डेवलप किया वो पूछा गया है, ठीक है। सो सार्थक क्या है, इट इज इम्प्लीमेंटेशन प्लान फॉर एनईपी 2020। सो देखो, न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बन तो गई, लेकिन पॉलिसीज बनाना इजी होता है, उसको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि कैसे उसको लोगों तक पहुंचाया जाए, कैसे उसको एक्सेप्ट करवाया जाए। तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए सार्थक नाम की एक स्कीम को लॉन्च किया गया था। Hi everyone, welcome to Toppers Notes. So here in this lecture we will be discussing about value education and environmental education previous year questions based on NTA UGC NET paper 1. So here is our first question. Indicate the number of regional offices of National Council of Teacher Education. So नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन के नंबर ऑफ रीजनल ऑफिसर्स पूछे गए हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन 2012 में पूछा गया था। इस क्वेश्चन का अभी करंट डेटा क्या चल रहा है ये अभी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। सो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, as part of national climate change policy, Indian government is planning to raise the installed capacity of renewable energy by the year 2032 to what percentage? To 350 gigawatt. Next question is, which of the following core values among the institutions of higher education are promoted by NAC, that is National Assessment and Accreditation Council? So क्या क्या है NAC से related statements यहाँ पे? Contributing to national development. Second option है fostering global competences among the students, and तीसरा option है inculcating a value system among students and teachers. So right answer है यहाँ पे option number B only. So next question is, the best way for providing value education is through. So सबसे अच्छे तरीके से एजुकेशन कैसे प्रोवाइड करवाई जा सकती है? मेंटोरिंग, रिफ्लेक्टिव सेशंस ऑन वैल्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the purpose of value education is best served by focusing on. So value education का जो पर्पस होता है उसको सबसे अच्छे तरीके से कैसे बताया जाता है? By concern for human values. Next question is, which of the following indicate the pillar of learning contained in the UNESCO report 1996, Learning the Treasure Within? So options are learning to know, बिल्कुल सही है, learning to be, learning to learn, and last option है learning to live together. Learning to understand is not the correct answer according to this UNESCO report 1996. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई वैल्यू स्पेशली रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशनल एथोस फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। ठीक है, सो यहाँ पे देखना है हमें टीम वर्क इन द अप्रोच, प्रोडक्टिविटी ऑफ द टास्क बिल्कुल सही, चेंजेस इन ग्लोबल कंटेंट ये गलत ऑप्शन है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी ये भी गलत ऑप्शन है, ह्यूमिलिटी इन डीलिंग विद अदर्स कंसर्न ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, एंड लास्ट ऑप्शन है टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज ये गलत ऑप्शन है। सो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 1, 2 एंड 5 ओनली। Next question is, identify the form of education having high potential for providing optimism, self-esteem and commitment to personal fulfillment, ethical judgment and social responsibility from the following. So right answer इसमें होगा value education. जब भी हम social responsibilities की बात करते हैं, so हमेशा value education ही आंसर होगा। The national skill The National Skills Qualifications Framework is based on which of the following? National Skill Qualification Framework जब भी होता है वो उसकी कॉम्पिटेंसी यानी कि किसी पर्सन की किसी भी चीज की योग्यता पे ये चीजें डिपेंड करती हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Hi everyone, welcome to Toppers Notes. So here in this lecture we are going to discuss policies, governance and administration previous year questions based on NTA UGC NET paper 1. So here we have the first question. The President of India takes oath to preserve, protect and defend the constitution and the law of the country. So यहाँ पे पूछा गया है कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो शपथ क्यों लेते हैं? आपको रीजन पता होना चाहिए। वैसे ही आपको भारत के प्राइम मिनिस्टर के बारे में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ अ सिटीजन इंक्लूड। सो भारत के जो भी हम नागरिक हैं हम सभी की कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज होती है।
कुछ मौलिक कर्तव्य होते हैं, वो क्या क्या होते हैं वो हमें पता होनी चाहिए। पहले ऑप्शन में बोला गया है रिस्पेक्ट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम, यानी कि हमें अपने संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा ऑप्शन बोलता है टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, यानी कि हमें जो अपना वैज्ञानिक सोच है, वैज्ञानिक जो तरक्की कर रहे हैं उस चीज को और ज्यादा विकसित करने में मदद करनी चाहिए। बिल्कुल सही। तीसरा हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है रिस्पेक्ट फॉर द गवर्नमेंट। ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट है, क्योंकि आप सभी को पता है जैसे हमारी कंट्री में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। तो मान लीजिए 50 लोग जो है पॉलिटिकल पार्टी ए को सपोर्ट करते हैं, 50 लोग बी को सपोर्ट करते हैं। तो सब अपनी-अपनी उसमें जो है रिस्पेक्ट करेंगे गवर्नमेंट को, ये ज़रूरी नहीं है, ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। नेक्स्ट है टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ, यानी कि हमें अपने वन्य जीवों की रक्षा करनी चाहिए। सो राइट आंसर है 1, 2 एंड 4, दैट इज ऑप्शन नंबर बी हियर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who among the following created the office of district collector in India? So इंडिया में डीसी ऑफिस सबसे पहले किसने बनाया था? राइट आंसर है वॉरेन हेस्टिंग्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following rights was considered the heart and soul of the Indian Constitution by डॉक्टर बी आर अम्बेडकर? सो कौन सा राइट है? आपको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे राइट्स हैं। सो उसमें से कौन से राइट को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल बोला है? सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि संवैधानिक उपचार का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। सो यहाँ पे एक तरफ कुछ प्रोग्राम्स, कुछ स्कीम्स दी गई हैं, दूसरी तरफ लिस्ट में कुछ योजनाएं दी गई हैं एंड हमें बताना है कि किस योजना के अंडर कौन सी स्कीम आती है। सो पहला यहाँ पे आप देख सकते हो पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम, ह्यूमन डेवलपमेंट स्कीम, सोशल असिस्टेंस स्कीम एंड मिनिमम नीड स्कीम। तो अगर हम देखें सो पॉवर्टी रिडक्शन यानी कि गरीबी को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम बनाई है जिसका नाम है मनरेगा। इसमें क्या होता है, मान लीजिए कि आप किसी विलेज में रहते हैं एंड वहां पे आपके पास कोई भी काम नहीं है। सो अपने विलेज में अगर आपको रास्ते बनाने हैं या फिर पंचायत के अंदर कोई भी आप काम करवाना चाहते हो तो उसमें आप खुद काम कर सकते हो। गवर्नमेंट की तरफ से जो डेली वेजेस मिलते हैं वो आपके अकाउंट में डायरेक्टली आ जाते हैं, इससे वो गरीबी दूर कर सकते हैं। सो इसलिए मनरेगा को लॉन्च किया गया है। दूसरा है ह्यूमन डेवलपमेंट स्कीम, इसके लिए मिड डे मील्स है। सोशल असिस्टेंस के लिए नेशनल ओल्ड एज पेंशन है एंड मिनिमम नीड स्कीम के लिए इंदिरा आवास योजना, दैट इज IAY है। ओके, सो आई होप इस तरह से क्वेश्चन आप लोगों का ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डन अंडर कंडीशंस ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। सो फाइनेंशियल इमरजेंसी की कंडीशन में क्या किया जा सकता है? तो यहाँ पे डायरेक्टली आंसर पे जाते हैं हम। इसमें बोलते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैन एक्वायर कंट्रोल ओवर द बजट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ स्टेट्स। एंड दूसरा यहाँ पे बोलते हैं कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कैन बी सस्पेंडेड। ओके, सो फाइनेंशियल इमरजेंसी की कंडीशन में हम ये दोनों स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following prefix president Pranab Mukherjee desires to be discontinued while interacting with Indian dignitaries as well as in official notings? सो राइट आंसर है यहाँ पे हिज एक्सेलेंसी एंड दूसरा यहाँ पे ऑनरेबल यानी कि माननीय। तो ये टर्म्स यूज की जाती है। ठीक है, सो प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी का यहाँ पे एक एग्जाम्पल देकर के इसमें पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आए फिर हमारे पास, इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट अबाउट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए कौन सी स्टेटमेंट गलत है? The president appoints a person who is qualified to be a judge of high court to be the attorney general of India। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या है? ये इनकरेक्ट है। एंड दूसरी स्टेटमेंट ही हैज अ फिक्स टेन्योर, यानी कि फिक्स टेन्योर नहीं होता है, ये डिपेंड करता है कि कितने समय तक वो रहने वाले हैं। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। स्टेटमेंट राइट कौन सी है ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 2 एंड 3 एग्जाम में हो सकता है नेक्स्ट पूछा जाए कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के रिगार्ड में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है।
राइट? सो इस तरह से आपको क्वेश्चन में ध्यान रखना है यूजीसी नेट के एग्जाम की, स्पेशली अगर हम बात करें। सो जो भी ऑप्शंस है वो आपको पढ़ के जाने हैं, क्योंकि नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि एग्जाम में वो क्वेश्चन जरूर पूछा जाए। राइट? पब्लिक हो गया। Next question is, in the warrant of precedence, the Speaker of the Lok Sabha comes next only to. So इसका right answer है Prime Minister. हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, ठीक है, उनके रिगार्ड में कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है, कौन सी फॉल्स है। सो यहाँ पे देख सकते हैं, अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी कि जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनकी उनकी नियुक्ति कौन करते हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। एंड नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है, ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति अगर वहां पे होते हैं, नहीं होते हैं, तो वो भी ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये स्टेटमेंट गलत है। ही कैन बी सस्पेंडेड पेंडिंग एन इंक्वायरी, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत है। एंड लास्ट स्टेटमेंट यहाँ पे बोलती है, ही कैन बी रिमूव्ड फॉर प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकेपेबिलिटीज। सो ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 and 4, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। Next question is, which one of the following statement is नॉट करेक्ट अबाउट यूजीसी। सो स्टूडेंट्स, यूजीसी नेट एग्जाम अगर आप दे रहे हो, सो आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि यूजीसी क्या होता है, इसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, कब ये बना है, इसके बारे में सब कुछ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यूजीसी हो गया, एनसीईआरटी हो गया, इस तरह से जो भी एनईपी हो गया, ये सारे जो लेटेस्ट चीजें हैं, जो बॉडीज हैं जो कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन या फिर बड़े बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस या फिर हायर एजुकेशन में हमें मदद करती है, उन बॉडीज के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि किस एक्ट के अंदर वो आते हैं एंड क्या उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो ये सारी की सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए।
यहाँ पे आप देख सकते हो, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1956 बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इट इज टास्क विद प्रमोटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग हायर एजुकेशन, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। इट रिसीव्स प्लान्स एंड नॉन प्लान फंड्स फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, बिल्कुल करेक्ट है ये। एंड इट रिसीव्स फंड फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टेट यूनाइटेड नेशंस। ये वाली स्टेटमेंट इसके रिगार्ड में गलत है, बट क्वेश्चन में क्योंकि पूछा है, नॉट करेक्ट। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। Press censorship in India was imposed during the tenure of the Prime Minister. So प्रेस सेंसरशिप कौन से प्राइम मिनिस्टर के टेन्योर में, यानी कि उनके कार्यकाल के समय पे शुरू हुआ था? सो राइट आंसर है यहाँ पे इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास, बंगाल गैजेट द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया वाज स्टार्टेड इन 1780 बाय। सो आप सभी को देखो, यहाँ से दो क्वेश्चंस रेज हो सकते हैं। पहला तो ये है कि बंगाल गैजेट क्या है। ये इंडिया का फर्स्ट न्यूज़पेपर है जिसको कि 1780 में स्टार्ट किया गया था। किसने स्टार्ट किया था, ये यहाँ पे पूछा गया है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जेम्स ऑगस्टस हिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, G5 are the five most important emerging economy of the world. Which one of the following does not form part of G5? G5 का पार्ट यहाँ पे कौन सा नहीं था? अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत पुराना डेटा है। आप देख सकते हो 2013 में ये पूछा गया था। करंट G5 जो कंट्रीज हैं उसके नाम चेंज हो चुके हैं, लिस्ट चेंज हो चुकी है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो राइट आंसर कोरिया है, बट करंट यहाँ पे वैल्यूज चेंज हो चुकी हैं। Next question is, which of the following statements about the Union Public Service Commissions are correct? UPSC से related कौन सी statements correct हैं, ये आपको पता होना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन है, यूपीएससी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। इट सर्व्स एज एन एडवाइजरी बॉडी, यस ये बिल्कुल एडवाइजरी बॉडी है। तो ये दो स्टेटमेंट्स करेक्ट है एंड बाकी की दो स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है। ओके, ये बहुत इजी क्वेश्चन है एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। इस अकॉर्डिंग यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वेज ऑफ एक्वायरिंग इंडियन सिटीजनशिप। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है? पहला, इंडिया में हमारा बर्थ होना चाहिए। दूसरा, डिसेंट यानी कि वंश वहां पे होना चाहिए। तीसरा है नेचुरलाइजेशन एंड चौथा है इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। ये चारों ऑप्शंस करेक्ट है, दैट मींस ऑप्शन नंबर डी हियर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स द सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन विच इज इन मेजॉरिटी enjoys the benefit of reservation of seats in the state assembly? राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, मेघालय एंड मिजोरम। जैसा मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया स्टूडेंट्स कि ये वाला डेटा भी पुराना है। 2022-23 का कौन सा डेटा है, लेटेस्ट क्या चल रहा है, वो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए सेम क्वेश्चन का, राइट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वॉलेंटरी प्रोविजंस इन 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992? राइट आंसर अगर यहाँ पे हम देखें, राइट आंसर है, ऑप्शंस पे पहले जाते हैं, वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेशन ऑन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे हमारे पास रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ऑप्शन नंबर 3 एंड 4 हियर इज द राइट आंसर। Next question is, which of the following statements are correct about the National Advisory Council? ठीक है, यहाँ पे है नेशनल एडवाइजरी काउंसलिंग के रिगार्ड में कौन से यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट्स है? ऑप्शंस आर, द नेशनल एडवाइजरी काउंसिल इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ये बिल्कुल गलत है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। दूसरा है, इट इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये भी स्टेटमेंट गलत है। तीसरी स्टेटमेंट बोलती है, इट फैसिलिटेट्स कॉन्स्टेंट इंटरेक्शन विद द लीडर्स ऑफ सिविल सोसाइटी, बिल्कुल करेक्ट। एंड इट प्रोवाइड्स पॉलिसी एंड लेजिस्लेटिव इनपुट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 3 एंड 4 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच अमंग द फॉलोइंग कंडक्टेड द CNN IBN द हिंदू 2013 इलेक्शन ट्रैकर सर्वे अक्रॉस 267 कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन 18 स्टेट्स? राइट आंसर है द सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज, यानी कि CSDS, हियर इज द राइट आंसर।
Next question is which of the following statements are correct about Central Information Commission? So यहाँ पे देखो, this Central Information Commission is a statutory body. दूसरा बोलता है द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. एंड थर्ड ऑप्शन बोलता है द कमीशन कैन इम्पोज अ पेनल्टी अपॉन अ मैक्सिमम ऑफ 25,000. ओके, सो यहाँ पे राइट आंसर यही है, दैट इज ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3 ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? सो यहाँ पे डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज से रिलेटेड स्टेटमेंट्स गिवन है, तो हमें बताना है, ठीक है. देयर आर 7 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया. 2 union territories have legislative assemblies. 1 union territory has a high court. 1 union territory is the capital of the 2 states. So right answer यहाँ पे ये चारों ही statements हैं यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया के रिगार्ड में, ये चारों statements बिल्कुल करेक्ट हैं. Next question is the power of the Supreme Court of India to decide disputes between two or more states fall under its original jurisdictions. Okay. Next question is which one of the following councils has been disbanded in 2013? So कौन सी council को 2013 में भंग कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था, रद्द कर दिया गया था? So right answer है यहाँ पे DEC यानी कि Distance Education Council. अगला क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, हमें बताना है कि दो स्टेटमेंट्स में से कौन सा करेक्ट है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द स्टेटमेंट विच इज फॉलोड बाय 2 आर्ग्यूमेंट्स. सो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है. जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो आर्ग्यूमेंट स्टेटमेंट गिवन है, इंडिया शुड हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल लोकपाल. सो इंडिया का बहुत ही शक्तिशाली और मजबूत लोकपाल होना चाहिए. इसी स्टेटमेंट के रिगार्ड में 2 आर्ग्यूमेंट्स हैं, हमें बताना है कौन सा करेक्ट है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है. यस, इट विल गो अ लॉन्ग वे इन एलिमिनेटिंग करप्शन. ठीक है, सो इसमें बोला गया है कि ये करप्शन को यानी कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हमें मदद कर सकता है लंबे समय के लिए. नो, it will discourage honest officers from making quick decisions. So right answer है यहाँ पे option number 1, that is only argument 1 is strong in this case. Okay. Next question है यहाँ पे हमारे पास, education as a subject of legislation figures is the right answer is concurrent list. Next question is who among the following is the de facto executive head of the planning commission? So right answer है deputy chairman. Next question is which of the following statement are correct about central university? So central universities, state universities and deemed to be universities क्या होती हैं, क्या इनकी वर्किंग प्रॉपर्टीज रहती है, फंक्शंस रहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए. ओके. सो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के रिगार्ड में कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है? सो पहला यहाँ पे ऑप्शन बोलता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी इज एस्टैब्लिश्ड अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. नेक्स्ट है यहाँ पे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्ट एज द विजिटर ऑफ द यूनिवर्सिटी. एंड तीसरा यहाँ पे बोलता है प्रेसिडेंट हैज द पावर टू नॉमिनेट सम मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव कमेटी और द बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी. सो ये तीनों ऑप्शंस यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट इज इम्प्लीमेंटेड इन. सो राइट टू प्राइवेसी जो हमारा एक फंडामेंटल राइट होता है, ये किसके अंदर आता है? ये आता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंदर. सो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो मेजरली किसके अंदर इम्प्लाइड है. ओके. नेक्स्ट इज द इंटरवल बिटवीन 2 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट मस्ट नॉट एक्सीड. सो पार्लियामेंट के अगर 2 सेशंस है उन दोनों के बीच में गैप जो होता है वो किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए. सो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 6 मंथ्स. सो पार्लियामेंट क्या होता है, प्रेसिडेंट का क्या रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, लोकसभा क्या होता है, विधानसभा क्या होती है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए. यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. Which of the following powers the president has in relation to Lok Sabha? सो राइट आंसर होगा यहाँ पे हमारे पास समनिंग होती है, उनके पास ये पावर होती है समनिंग की, यानी कि किसी को समन देना, किसी को बुलाना. ठीक है. उसके बाद दूसरी पावर कौन सी होती है उनके पास? दूसरी होती है प्रोरोगेशन एंड तीसरी होती है डिसोल्यूशन. ओके. सो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टूल्स ऑफ गुड गवर्नेंस. सो अच्छी
अच्छी गवर्नेंस का एक अच्छा टूल क्या होता है, एक बेस्ट टूल क्या होता है? सो यहाँ पे 4 ऑप्शंस है: सोशल ऑडिट, सेपरेशन ऑफ पावर्स, सिटीजंस चार्टर एंड राइट टू इंफॉर्मेशन। ये 4 के 4 ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग एम्स? ठीक है, सो यूजीसी का क्या एम होता है? सो यूजीसी का एम अगर हम यहाँ पे देखें तो पहला है प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन हायर एजुकेशन, दूसरा है आइडेंटिफाइंग एंड सस्टेनिंग इंस्टीट्यूशंस ऑफ पोटेंशियल लर्निंग, एंड तीसरा है यहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टीचर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिविल सर्विस डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन 21 अप्रैल। ठीक है, सो यहाँ पे देखो सिविल सर्विस डे यानी कि हमारे गवर्नमेंट, हमारी पॉलिसीज और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, एनवायरमेंट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, ये आपको पता होने चाहिए। इनकी थीम क्या थी? जैसे कि अगर एग्जाम में ये आ सकता है कि सिविल सर्विस डे 2022 की थीम क्या थी, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेशन ऑफ पार्लियामेंट इज समन्ड बाय। सेशन ऑफ पार्लियामेंट किसके द्वारा जो है चालू किया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा चालू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स इन द लोकसभा? तो सबसे ज्यादा सीट्स किन मेंबर्स की होती है? वो होती है, किस स्टेट के मेंबर्स की होती है? सॉरी, वो होती है महाराष्ट्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द एडवोकेट जनरल ऑफ अ स्टेट इज नॉट फिक्स्ड। Next question, public order as an item in the constitution figures in the state list. अगला क्वेश्चन फिर से देख सकते हो आप लोग, लोकसभा से रिलेटेड है। आगे 2019-20 तक जितने भी क्वेश्चंस आप देखोगे, सभी क्वेश्चन, सभी सीरीज में लोकसभा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही जाता है। सो क्या स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? द कॉन्स्टिट्यूशन पुट्स अ लिमिट ऑन द साइज ऑफ लोकसभा। सो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो हमारा संविधान है, वो क्या करता है? लोकसभा के साइज के लिमिट्स जो है वो पुट करते हैं। एंड दूसरा यहाँ पे हमें बोलता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट इलेक्टोरल सिस्टम इज फॉलोड हियर। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 एंड 3। Next question is the grounds on which discrimination in admission to educational institution is constitutionally prohibited are। so अब देखो, बहुत से जगह पे आपने ये चीजें सुनी होगी कि बच्चों को एडमिशन नहीं मिल रही है, एडमिशन नहीं मिल रही है, उनमें डिस्क्रिमिनेशन होता है कि आप गरीब हो, आप अमीर हो, मेल फीमेल जेंडर के उस पे हो सकता है, उनके रिलीजन के एंड पे डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। तो ये पूछा है कि किस किस एंड पे डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। सो देखो, उनके रिलीजन के आधार पर होता है कि धर्म के हिसाब से उनको एडमिशन नहीं मिलती है। ठीक है, उसके बाद कई जगह उनके जेंडर, उनके सेक्स के आधार पर उन लोगों को एडमिशन नहीं मिलती है। एंड तीसरा आ जाता है यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ। नेशनैलिटी चाहे सबकी इंडियन ही है, अब मान लीजिए कि मैं इंडिया में सिटी ए में पैदा हुई हूँ, कोई पर्सन सिटी बी में पैदा हुए हैं, तो उनको इस तरह से यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट किया जाता है कि इस एरिया के पर्सन को हम अपने इंस्टीट्यूशन में अलाउड नहीं करते। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, यानी कि रूसा के क्या ऑब्जेक्टिव है? रूसा इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इम्प्रूव द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशन, बिल्कुल करेक्ट। उसके बाद आता है टू इंश्योर एडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी फैकल्टी। ठीक है, सो क्वालिटी फैकल्टी होता है यहाँ पे। उसके बाद आता है टू क्रिएट न्यू इंस्टीट्यूशंस थ्रू अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग ऑटोनॉमस कॉलेजेस। सो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। The National Judicial Appointments Commission, that is NJAC, has been declared unconstitutional by the Supreme Court of India. नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ नीति आयोग? सो नीति आयोग मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसके रिगार्ड में कौन कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है, ये हमें पता होना चाहिए। पहला है इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी होती है। नेक्स्ट बोलना चाहता है कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, बट यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि नीति आयोग ना तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी कि ना ही ये संवैधानिक निकाय है, ना ही ये वैधानिक निकाय है। ये क्या है? इट इज नीदर अ कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉर स्टैट्यूटरी बॉडी। तो आप देख सकते हो, अगर ये दोनों आपके क्लियर है तो ऑप्शन नंबर 3 आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये तो करेक्ट होगा ही होगा। अब यहाँ पे ये ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल है, ना ही स्टैट्यूटरी है, तो ये क्या है? ये एक थिंक टैंक है। ओके, सो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंडामेंटल ड्यूटीज। सो एक पर्सन की फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होती है? फर्स्ट क्वेश्चन ही हमने ये किया था, अब उसी क्वेश्चन को घुमा करके पूछा गया है। टू रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग, बिल्कुल करेक्ट। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट, बिल्कुल करेक्ट। फॉर अ पेरेंट टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर चिल्ड्रन टू हिज और हर चिल्ड्रन, ठीक है। सो ये वाली जो है ये भी हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी है, बेसिक हमारा मौलिक कर्तव्य है। एंड लास्ट है यहाँ पे टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है। सो राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पे? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम आर करेक्ट। सो यहाँ पे अगर हम देखें सो कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है? राइट स्टेटमेंट है यहाँ पे सिर्फ 3, दैट इज द सुप्रीम कोर्ट इज अ गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, जो हमारा संविधान है, सुप्रीम कोर्ट उसके संरक्षण के लिए बनाया गया है। In which of the following cases the principle of natural justice here the other party must be followed, यानी कि इसमें अगर बोला जाता है कि दूसरे का पक्ष भी हमें सुनना चाहिए, must be followed by what? It must be followed by dismissal of an employee. नेक्स्ट है यहाँ पे सप्रेशन ऑफ अ म्यूनिसिपैलिटी। एंड तीसरा है यहाँ पे डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट अ स्टूडेंट और एन एम्प्लॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following statement are correct about the powers of the governor of the state। so हमारे स्टेट के जो गवर्नर होते हैं उनकी क्या क्या पावर्स होती हैं? सो राइट आंसर है he has the power to dissolve the legislative assembly। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following statements are not correct in respect to राज्य सभा। मैंने आपको बताया राज्यसभा लोकसभा बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नॉट करेक्ट, नॉट वर्ड पे हमेशा फोकस कीजिएगा। नॉट करेक्ट अबाउट राज्यसभा। सो इट हैज सेम पावर्स एज दोज ऑफ लोकसभा। तो क्या लोकसभा राज्यसभा की पावर सेम होती है? बिल्कुल भी नहीं होती है, इनकी पावर्स में डिफरेंस होता है। तो एक तो ये आ जाएगा, इट कैन पास अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। It can amend a money bill and also it can be dissolved during emergency, यानी कि आपातकालीन स्थिति में इसको भंग कर दिया जा सकता है। राज्यसभा के जो भी हमारे रूल्स होते हैं उनको भी भंग कर दिया जा सकता है। सो राइट आंसर क्या हो गया? राइट आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी स्टैट्यूटरी बॉडी, यानी कि वैधानिक निकाय कौन कौन से हैं? पहला तो है AICTE, दैट इज ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। एंड उसके बाद दूसरा आता है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिएशन काउंसिल, दैट इज NAC। सो NAC, AICTE, UGC, ये जो भी है आपको पता होने चाहिए। साथ ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की क्या रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, क्या इसके फंक्शंस होते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है यहाँ पे इंस्टेड of holding the office during the pleasure of the president who among the following hold office during good behavior। so right answer is governor of the state and judges of the high court। so इनके पास अगर अच्छा behavior हो तो ये सारी powers होती हैं। which of the following are not necessarily the immediate consequences of the proclamation of the president's rule in a state। so right answer क्या है यहाँ पे? right answer है dissolution of a state assembly and appointment of a new chief secretary, that is option number 1 and 4। right answer is option number 1। so अब देखो यहाँ पे आपको पॉलिसी गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के केस में अगर हम लोग बात करें सो ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप लोग PYQs कर लीजिए, जैसे मैं अभी यहाँ पे आपको बता रही हूँ, फटाफट से कर लीजिए, एज इट इज क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। Which of the following statements are correct? Rajya Sabha is a permanent house which can be dissolved only during national emergency। So Rajya Sabha एक permanent house है लेकिन उसको national emergency के दौरान बंद कर दिया जा सकता है, ये statement गलत है। राज्यसभा डज नॉट रिप्रेजेंट द लोकल इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, ठीक है। सो इंटरेस्ट जो स्टेट के लोकल प्रॉब्लम्स होती हैं उसको ये रिप्रेजेंट नहीं करता, करेक्ट। मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर नॉट बाउंड टू वोट एट द डिक्टेट्स ऑफ द स्टेट्स दे रिप्रेजेंट, बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। एंड लास्ट है ऑप्शन नो यूनियन टेरिटरी हैज अ रिप्रेजेंटेटिव इन द राज्यसभा, दैट इज रॉन्ग। सो राइट आंसर है 2 and 3, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, हियर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट विदाउट पार्लियामेंट्स रिजोल्यूशन। सो प्रेसिडेंट को इतनी पावर होती है कि वो पार्लियामेंट के रिजोल्यूशन के बिना किसी को वहां से हटा सकता है। सो किसको हटाने की परमिशन होती है, वो है गवर्नर ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बैरियर्स ऑफ सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। क्या क्या इसके बैरियर्स हैं? पहला है वुडन एंड इनफ्लेक्सिबल एटीट्यूड ऑफ द सिविल सर्वेंट्स, एंड दूसरा है यहाँ पे ineffective implementation of laws and rules. Next question is which of the following statement are correct about gender budgeting? So gender budgeting पे 2018 में हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये क्या होता है? It assesses the impact of government budget on women. So women को लेकर के जो इंडियन गवर्नमेंट बजट्स बनाती है सेपरेट, उसको ये बताता है, एंड उसके साथ ही इट इज अनदर बजटिंग इनोवेशन। Next question is leader of the opposition is a member of committees which select, कौन select करता है? The Central Information Commission, दूसरा है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, एंड यहाँ पे तीसरा है द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। अगला क्वेश्चन है प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप इज फॉर स्टूडेंट्स परस्यूइंग पीएचडी प्रोग्राम इन। सो दे आर परस्यूइंग पीएचडी प्रोग्राम इन आईआईटीज एंड आईआईएससीज। Next question is the National Education Day is celebrated every year on. So ये हर साल कब मनाया जाता है? 11th नवंबर को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी 2022 की? That is important. Next question is the Constitution of India provides right to establish educational institutions of their choices by all minorities as per. So इंडिया का हर एक पर्सन अपने अकॉर्डिंग अपना एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ओपन कर सकता है, एस्टैब्लिश कर सकता है। ये चीज की पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें किस आर्टिकल के अंदर दी थी? तो ये हमें दी थी आर्टिकल नंबर 31। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, जो अपनी एजुकेशन को बेहतरीन बनाने के लिए, अपनी पॉलिसीज को बचाने के लिए, ठीक है, इस तरह के जो भी आर्टिकल्स होते हैं ये भी एग्जाम में कई बार किसी किसी शिफ्ट में पूछे जाते हैं। खास करके जो हमारे लॉ सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स हैं, उनका जो पेपर 1 होता है उसमें आर्टिकल्स पे ज्यादा फोकस किया जाता है। The present form of inter-university board that was previously established for promoting cooperation and coordination among universities. तो universities का मैंने आपको बताया है, अगर हम लोग coordination and cooperation की बात करते हैं तो हमेशा AIU responsible होता है। universities में funding की बात करते हैं तो UGC responsible होता है। The Education Commission of India that first took serious note on the problem of brain drain. तो सबसे पहले किसने ब्रेन ड्रेन की प्रॉब्लम को ध्यान से समझने की कोशिश की थी? तो राइट आंसर है दी सार्जेंट आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिपोर्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशन कमीशंस कैरीज द सबटाइटल एजुकेशन फॉर नेशनल डेवलपमेंट। सो एजुकेशन फॉर नेशनल डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कोठारी कमीशन। Generally, who is the visitor of central universities in India? So central universities जो इंडिया में है उसके visitors कौन है? President of India है। Next is for the day-to-day administration of university, which of the following bodies is responsible? So day-to-day administration जो होता है university level पे, उसके लिए responsible कौन है? Syndicate and Executive Council। अगला क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। तो एक लिस्ट आप लोग बना लीजिए, स्टैट्यूटरी बॉडी कौन सी है, ठीक है, यहाँ पे नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी कौन सी है हमारे पास, इस तरह से आपको एक लिस्ट बना करके रखनी है। सो राइट आंसर है नैक, दैट इज नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल। नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये क्या करता है? जितनी भी यूनिवर्सिटीज होती है उनको क्रेडिट देता है। क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी इज रिक्वायर्ड। सो वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी क्या क्या अगर बनाना हम चाहते हैं तो क्या क्या चीजों की जरूरत होती है? ऑटोनोमस गवर्नमेंट होनी चाहिए हमारे पास, फोकस्ड फंडिंग होनी चाहिए कि कभी भी हमें जितने मर्जी फंड की जरूरत पड़े तो अवेलेबिलिटी हो, एंड नेक्स्ट होता है हमारे पास इंडिपेंडेंट आउटकम्स। नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंट आउटकम्स का मतलब है कि हम किसी ज्यादा मॉड्यूल्स पे डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए। In which of the following one nation, one standard is mentioned as the mantra to ensure national standards and quality? So right answer है National Policy for Skill Development and Entrepreneurship 2015। हमारा अगला क्वेश्चन है The community colleges have provisions for, community colleges में किस चीज का प्रोविजन होता है? Concurrent admission का।
Next is the WTO negotiation on higher education deals with issues like, so कौन कौन से issues इसमें होते हैं? सबसे पहला है education as a trade, education as a commodity and withdrawal of public sector from higher education. So right answer है option number D. An institution desirous of applying for deemed to be university status must have in existence for at least for 20 years. So देखो कोई इंस्टीट्यूशन है जिसको अभी वो कन्वर्ट करना चाहते हैं डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी में, so इसके लिए कम से कम वो इंस्टीट्यूशन 20 साल पुराना होना चाहिए. The objective of Indian government behind setting up of HEFA, that is Higher Education Finance Agency, is to provide financial support to improvement of infrastructure in premier institutions of the country. Next question is International Computer Security Day is observed on 30th November, that is option number 2. अगला क्वेश्चन है द मेजर बैरियर्स फॉर एक्सेस टू हायर एजुकेशन इन इंडिया आर. सो इसका एक्सेस का हायर एजुकेशन की अगर हम बात करें, सो यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं, उसके बाद फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज इसमें इंक्लूड नहीं होती, आई एम सॉरी. इसमें सबसे पहले लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी कि किस भाषा का प्रयोग हम करना चाहते हैं वो होता है, फिर इकोनॉमिक स्टेटस होता है, एंड देन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर. नेक्स्ट जो है regarding e-governance, which of the following statement are correct? So e-governance के रिगार्ड में कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? E-governance is related to the implementation of ICT in the government processes and functions. दूसरा है यहाँ पे कॉमन सर्विस सेंटर्स दैट इज CSC हेल्प इन प्रोवाइडिंग एंड यूजिंग e-governance related services. Choose the institutions which are not authorized to confer degree according to UGC Act 1956. So कौन से वो institutions होते हैं जो कि UGC Act 1956 के अंडर जिनको डिग्री देने की पावर नहीं है? So पहला है institutions established under linguistic minority. So इस तरह की कैटेगरी के अंदर जो institution establish किए गए हैं. दूसरा है constituent colleges and तीसरा है affiliated colleges. अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इज द स्टैट्यूटरी फंक्शन ऑफ द यूजीसी. सो यूजीसी के मल्टीपल फंक्शंस होते हैं, इसमें उसके स्टैट्यूटरी यानी कि वैधानिक कार्य कौन कौन से हैं. सो टू डिटरमाइन एंड मेंटेन द स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन यूनिवर्सिटीज. सो अब देखो कहीं पे भी टीचिंग का स्टैंडर्ड, उसके रिसर्च का स्टैंडर्ड या फंडिंग से रिलेटेड बात होती है, सो हमेशा यूजीसी रिस्पॉन्सिबल होता है. विच अमंग द फॉलोइंग recommended the establishment of state council for higher education in each state. So वो आता है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन जो कि 1986 के अंदर आई थी. बट स्टूडेंट्स मैं बता दूं अभी करंट डेटा के अकॉर्डिंग नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन को नाम चेंज कर दिया गया है, इसका नाम रख दिया गया है NEP, दैट इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. ये था पहले नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, अब है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, एंड 2020 में इसको लागू किया गया है, तो ये हमेशा इसका नाम याद रखना है. असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है. असर्शन बोलती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड हायर एजुकेशन स्टैट्यूटरी बॉडीज टू इंश्योर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, एंड इसका कारण बताया गया है देयर आर सम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया विच डू नॉट प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन. सो राइट आंसर क्या है कि ये दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं, बट दोनों स्टेटमेंट्स में आपस में कोई रिलेशन नहीं है. दैट्स वाई आर इज रिलेशन नहीं है, बट ये इसको प्रूव जरूर करता है. दैट्स वाई आर इज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ ए. नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन बेस्ड ऑन असर्शन रीजन. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हो 2018-19 के बाद पेपर 1 में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर टेकन अंडर द कैटेगरी ऑफ असर्शन रीजन. ठीक है, सो इसको आप इस तरह से देख सकते हो, मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी कैटेगरी में काउंट होते हैं. सो इसमें असर्शन बोलती है द गवर्नर हैज द पावर टू आस्क फॉर एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट. एंड इसका कारण ये बताया गया है कि गवर्नर इज द रियल हेड ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन. सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है कि गवर्नर रियल हेड नहीं होता किसी भी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का, एंड स्टेटमेंट ए जो असर्शन है दैट इज ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन देखो आप असर्शन रीजन बेस्ड है. कंसिडरिंग हायर एजुकेशन एज अ नॉन प्रायोरिटी फॉर द स्टेट इज लिंक्ड टू द विड्रॉल ऑफ पब्लिक फंडिंग to it. Okay, and इसका रीजन बताया गया है द प्रेशर ऑफ
Free enterprise system in this regard is an attempt to expand their educational market. So right answer है यहाँ पे option number A, that is both A and R are true, and R here is the correct explanation of A. So that's all for today. Thanks for watching.